ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि एनटीए का पेपर सॉल्व कर दिया जाए। तो एनटीए का ये पेपर जो मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये है पेपर नंबर 17। इसके बाद के जितने पेपर्स आएंगे मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको रेगुलरली सॉल्व करके आपको दे दिया करूँ। तो अगर आप उसे एक बार देख लेंगे तो भी आपके सामने से एक बार गो थ्रू हो जाएगा, दैट मच इज सफिशिएंट। लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, डिहाइड्रेशन ऑफ साइक्लोपेंटाइल कार्बिनॉल विथ कंसनट्रेटेड H2SO4 फॉर्म्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा, साइक्लोपेंटाइल मतलब 5 कार्बन रहेंगे। कार्बिनॉल जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि आपको एक कार्बन लगाना है और OH लगा देना है। अब इसके ऊपर आपको किसका रिएक्शन कराना है, कंसनट्रेटेड H2SO4 का। तो बच्चों थोड़ा सा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कंसनट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और वो जब इस पे एक्ट करने आएगा तो सबसे पहले रिएक्ट करने के लिए कौन आएगा, H+। तो ये तो मैं आपको मैकेनिज्म वाइज बता रहा हूँ, आप वैसे भी जान सकते हैं। वो यहाँ पर इसके लोन पेयर पर अटैक करेगा। जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो ये यहाँ से H2O निकल जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब एक ज़रूरी चीज़ आपको इस क्वेश्चन से सीखनी है। वो ज़रूरी चीज़ क्या है कि जब भी कभी आपको इस तरीके का पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे, 5 कार्बन की रिंग है और इस 5 कार्बन की रिंग में जो बाहर की तरफ जुड़ा हुआ कार्बन है यानी ये CH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। सो इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, एट दिस प्लेस, देन व्हाट विल हैपन, इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा। और रीअरेंजमेंट होगा तो ये कितने कार्बन की रिंग बन जाएगी, ये 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चाहो तो डायरेक्टली याद कर लो, और अगर चाहो तो इसका मैकेनिज्म भी सुन सकते हो। यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव कर जाएंगे तो ये रिंग 6 कार्बन की हो जाएगी। रीअरेंजमेंट किस तरीके से होता है, अगर हमारे पास 5 कार्बन की रिंग है तो वो एक्सपेंड कर जाती है और वो 6 कार्बन की रिंग बन जाती है। अगर 4 कार्बन की रिंग है तो वो 5 कार्बन की रिंग भी बन सकती है और कॉन्ट्रैक्शन से 3 कार्बन की रिंग भी बन सकती है। डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर 4 कार्बन की रिंग में आप देखें पॉजिटिव चार्ज अलग से जुड़ा हुआ हो कहीं पर, तो 5 कार्बन की रिंग बन जाएगा, यानी 5 कार्बन एटलीस्ट होने चाहिए। और अगर 4 कार्बन की रिंग पे रिंग पर ही पॉजिटिव चार्ज है तो वो 3 कार्बन के रिंग में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर देगा और हाइड्रोजन रिमूव करके क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा। तो डिहाइड्रेशन का रिएक्शन होगा और एल्कीन बनेगा, और इस एल्कीन का आप नाम जानते हैं क्या हो जाएगा, द नेम विल बी साइक्लोहेक्सीन। तो अगर मैं इस सवाल से सोचूं कि मुझे क्या सीखना है, तो आई हैव टू लर्न रीअरेंजमेंट। मतलब आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि रीअरेंजमेंट पे सवाल आ सकता है। इस तरीके से बच्चों हर सवाल कुछ ना कुछ सिखाता है कि ये पॉइंट हमको तैयार कर लेना चाहिए। तो अभी तो आंसर साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। अगर आप सिर्फ आंसर याद करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको क्या करना है, चीज़ों को समझना भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाइड्रोजन कैसा होता है, हाइड्रोजन आप जानते हैं, हाइड्रोजन कैन फॉर्म H+ यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और H- भी बना सकता है। H- को बोलते हैं हाइड्राइड। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है एज वेल एज लूज कर सकता है, तो इसके अंदर दोनों कैरेक्टर हैं। इट हैज़ बोथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैसियस प्रोडक्ट STP व्हेन 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो सबसे पहले सवाल में इंफॉर्मेशन देखो क्या दी गई है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। अच्छा, क्वेश्चन देख के एक बात तो पता चल गई कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी फैराडे लॉ से जुड़ा है क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस का सवाल है। अब इलेक्ट्रोलिसिस में पहली इंफॉर्मेशन दी गई है 3 मोल इलेक्ट्रॉन। आप ये बात जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है इसी को कहा जाता है 1 फैराडे। दिस इज कॉल्ड 1 फैराडे। सो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 3 मोल इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, 3 फैराडे।
और इलेक्ट्रोलिसिस का कोई भी सवाल हो, एक ही कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फैराडे, यानी जितने मोल होंगे नंबर ऑफ मोल बराबर होगा नंबर ऑफ फैराडे के। आप देखो कितने फैराडे अभी आपको चार्ज मिला है, सीधे फैराडे नहीं बोला था, मोल बोला था, 1 मोल मतलब 1 फैराडे, 3 मोल मतलब 3 फैराडे। तो अगर नंबर ऑफ मोल नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा, ये मुझे माफ़ कर दें, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फैराडे। तो यहाँ देखो 3 मोल, अगर 3 फैराडे इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो हम इससे जान जाएंगे 3 इक्विवेलेंट्स विल बी डिपॉजिटेड, 3 इक्विवेलेंट विल बी डिपॉजिटेड। तो 3 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, और 3 इक्विवेलेंट डिपॉजिट कौन सी चीज़ होगी ये भी पता होना चाहिए। किसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, H2O की। तो डिपॉजिट कौन होने वाला है, हाइड्रोजन गैस, और दूसरा कौन सा, ऑक्सीजन गैस। अब देखो 3 इक्विवेलेंट ऑफ H2 एंड 3 इक्विवेलेंट ऑफ O2, ये दोनों डिपॉजिट होगा। अब हमें वॉल्यूम पूछा गया, तो वॉल्यूम हम इक्विवेलेंट से नहीं मोल से निकालते हैं। तो देखो 3 इक्विवेलेंट H2 को मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3/2 मोल ऑफ H2। कैसे लिखा ये भी बताता हूँ। यहाँ पर लिख सकता हूँ 3/4 मोल ऑफ O2। देखो अगर आपको इक्विवेलेंट पता है और मोल निकालना है तो इसका एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब वैलेंसी फैक्टर कितना होता है ये मैं इधर साइड की तरफ लिख रहा हूँ, तो इसको आप अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको नोट कर लेंगे। वैलेंसी फैक्टर इज, देखो अगर ऑक्सीजन है तो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2, लेकिन अगर O2 है तो वैलेंसी फैक्टर 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन है तो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1, लेकिन H2 है तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर ब्रोमीन है तो वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा, और Br2 हो जाएगा तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो मैंने जो 2 से डिवाइड किया है किसका वैलेंसी फैक्टर है, हाइड्रोजन का, और जो 4 से डिवाइड किया है वो किसका है, ऑक्सीजन का। तो दोनों मिला के मेरे पास देखो कितने मोल हो गए। मोल्स की संख्या मैं इसको अगर जोड़ लूँ तो मेरे पास आ जाएगा टोटल कितना मोल, 9/4 मोल ऑफ गैस। और आपको पता है अगर मोल पता चल जाए तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो 1 मोल में कितना होता है, 22.4 लीटर। तो मैं यहाँ लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 9/4 इंटू 22.4। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। कितना आ जाएगा, 50.4 लीटर, 50.4 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इस एक सवाल ने कितना कुछ सिखा दिया। पहले तो 1 मोल बराबर 1 फैराडे होता है ये सिखा दिया, जितने फैराडे होते हैं उतने इक्विवेलेंट होते हैं ये सिखा दिया, और नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो इक्विवेलेंट अपॉन वैलेंसी फैक्टर यूज़ करते हैं, और अगर O से O2 हो रहा है तो वैलेंसी फैक्टर 2 से 4 हो जाएगा। इतनी सारी जानकारी ये एक सिंगल क्वेश्चन हमें दे सकता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी गलत वाला ढूंढना है। तो सबसे पहला देखो क्या लिखा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे पहचानें। तो सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लियस लविंग हो। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग का मतलब होता है बच्चों कि जो पॉजिटिव, देखो इस पे खुद पे नेगेटिव चार्ज है और ये किसकी तरफ भाग रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ भाग रहा है। तो इनमें से आप देखो नेगेटिव चार्ज, जिसके पास ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब जो ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है वो ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। इसमें से जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं उनका तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा न्यूट्रल की अपेक्षा, तो ये तो सही बात लिखी है। और इन दोनों में देखो ऑक्सीजन डोनर है और यहाँ पर कार्बन है डोनर। तो ऑक्सीजन और कार्बन में अगर मैं देखूँ कि कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं देगा। तो ज़्यादा अच्छा डोनर कौन बनेगा, इसमें ज़्यादा अच्छा डोनर बनेगा CH3। इसका मतलब ये ऑर्डर जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ CH3 का प्लस आई इफेक्ट लग जाएगा तो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो दिस इज़ करेक्ट ऑर्डर, मतलब इसे टिक नहीं करना है। अगला है लीविंग ग्रुप। जब भी ये सवाल आ जाए, लीविंग ग्रुप वर्ड कहीं भी आ जाए, ये एसिड डेरिवेटिव पढ़ते समय काफ़ी काम आता है।
तो आप जितने भी लिखें सामने सब में H जोड़ते जाओ। तो देखो पहले Cl में H जोड़ोगे HCl बन जाएगा, दूसरा जो है वो CH3COOH बन जाएगा, तीसरा जो है वो बनेगा CH3OH यानी कि मिथेनॉल, और चौथा बन जाएगा NH3। अब इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज कर दो, सबसे ज़्यादा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, और जिसकी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, देखो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ऐसे का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इसका जो बेस होता है वो वीक होता है, इसका वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, और जो वीक कॉन्जुगेट बेस है उसके अंदर लिविंग एबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आप देखें सबसे ज़्यादा लिविंग एबिलिटी Cl माइनस, देन CH3CO माइनस, देन CH3O माइनस, देन NH2 माइनस। एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसी तरीके से, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज कर दो तो आंसर आ जाएगा। यानी ये भी सही लिखा है, तो ए और बी दोनों टिक नहीं करेंगे। सी में कहा गया है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो देखो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किस बात पर डिपेंड करती है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। और हम कैसे जान पाएंगे कि किस में हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, तो उसके लिए हम लोग क्या काउंट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करने हैं सारे, जिसमें ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर मैं काउंट करूँ तो देखो यहाँ टर्मिनल वाले पे 3 होते हैं, टर्मिनल मतलब किनारे वाले पे। देखो जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये दोनों डबल बॉन्ड है, बिंदी से बना रहा हूँ, इनसे जुड़े हुए जितने कार्बन हैं सबको देख लो। देखो एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक इधर वाला, एक इधर वाला, तो 3 यहाँ पे हैं हाइड्रोजन, 3 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6, 2, 8, 2, 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पे गिनोगे तो देखो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इस जगह पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 4, और यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है, तो इसके पड़ोस में एक यही एक अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो मोर अल्फ़ा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी, यानी ये ऑर्डर भी सही लिखा है। तो अगर 3 ऑर्डर सही हो गए तो जो चौथा दिया गया होगा वही गलत ऑर्डर होगा, वो यहाँ पर छप नहीं पाया है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको लिख देता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए, तो आप जान जाएंगे। चौथा ऑप्शन क्या था बच्चों, चौथा ऑप्शन इसमें था कि इन्होंने मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करने के लिए कहा था। तो देखो एक इन्होंने दिया था CH3CH2F और दूसरा है CH3CH2Cl। अब इन दोनों में देखो ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन, डिफरेंस का पॉइंट क्या है, इसके पास फ्लोरीन है और इसके पास क्लोरीन है। तो फ्लोरीन का मैं लिख सकता हूँ मॉलिक्यूलर वेट लेस है, मॉलिक्यूलर वेट लेस होगा तो वॉन्डर वॉल फोर्स भी इसमें कम लगेंगे, और अगर वॉन्डर वॉल फोर्स कम लगेंगे तो आपको पता है क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट लेस। तो लेकिन जो क्वेश्चन में दिया था उसमें ये ऐसे ऑर्डर दिया था इस तरीके से, तो ये गलत ऑर्डर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का, दिस विल बी रॉन्ग ऑर्डर। इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होना चाहिए, एक्चुअली द ऑर्डर शुड बी लाइक दिस, तो वो डी ऑप्शन था, तो फोर्थ का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो बॉइलिंग पॉइंट फ्लोरीन वाले का लेस होना चाहिए, बट इसका रिवर्स हमारे क्वेश्चन में दे रखा था, तो दैट विल बी द इनकरेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऑर्गेनिक के क्वेश्चन की खासियत ये होती है दिखने में कठिन लगता है। ज़रा इसको देखो, इसमें इतना तो समझ जाओगे कि Cl निकल जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद अब इस पर जोड़ना है। देखो ये जो OH है ये कैसा होता है, OH इज़ अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कैसे पहचाने कि सर कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है। कैसे पहचान लोगे, जिसके पास लोन पेयर है, मतलब एक रफ स्केच बता रहा हूँ तो इससे काम चल जाएगा, बाकी इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं। जिसके पास लोन पेयर है दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। फॉर एग्जांपल जैसे NH2 दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, OH इज़ एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, OCH3 इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऐसे ही बहुत सारे हो जाएंगे। और ये जो हैलोजेंस होते हैं दे आर ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, डीएक्टिवेटिंग होते हैं हालांकि। तो बहरहाल अब ये पॉजिटिव जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, पैरा पे जाके अटैक कर देगा। तो इसका मतलब कि क्या बन जाएगा हमारे पास, ए बन जाएगा, और ए ही करेक्ट ऑप्शन था। इसमें देखो पैरा पे ले जाके इसको जोड़ देना है, खाली इतना काम करना था। तो आपको इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड था, 6 भी इसी पे बेस्ड है।
इस तरीके के क्वेश्चन को, इस तरीके के रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर आप इस नाम को सुन के ना डरें तो ये कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है, इट इज़ एन ईजी थिंग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ESR। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है वो जिस पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ देखो हमारा ये है रिएक्टेंट, अब इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज तो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन हम जानते हैं, इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि NO2 और F में अगर F हटेगा, F तो हमेशा माइनस होकर ही हटता है, तो NO2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ दिस इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल, ये जाके अटैक करेगा किसके ऊपर, CF3 के ऊपर अटैक करेगा, यानी ये बेंजीन रिंग पे क्या लगा रखा है हम लोगों ने, CF3। अब बच्चों ये जो CF3 होता है इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर -H रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है, और इसके अंदर कैसा होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कोई 2-3 हज़ार ग्रुप्स तो हमारे पास हैं नहीं, कुछ ही ग्रुप है, मुश्किल से 10-20 हैं, तो याद भी कर सकते हैं। उसमें से भी अगर हम लोन पेयर याद कर लें तो 99% तो हो ही जाते हैं, 1-2% एग्जाम्पल याद करने हैं। तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ऑब्वियसली किस जगह पे ले जाके NO2 को जोड़ेगा, ये मेटा पोजीशन पे NO2 को जोड़ेगा। तो आपको बस मेटा पोजीशन देखनी थी, ये हो जाएगी मेटा पोजीशन, और यहाँ आके NO2 जुड़ जाएगा। NO2 को मेटा पोजीशन पे जोड़ देना, यहाँ देखो ऑर्थो पे जोड़ा है, गलत हो जाएगा, यहाँ पैरा पे जोड़ा है, ये भी गलत हो जाएगा। C वाला पूरा आ नहीं पाया है, बट आप समझ रहे हैं, C वाला इस तरीके से दिख रहा था, मेटा पे NO2 को जोड़ दिया गया है, तो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, विच वन इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा गलत है ये ढूंढना है। तो अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट मैं सीधे आपको बता देता हूँ, हीलियम इज़ यूज टू फिल गैस बलून इंस्टीड ऑफ हाइड्रोजन, सही बात है, इसलिए क्योंकि ये हल्की होती है, ये गलत बात है। देखो हीलियम जो है और हाइड्रोजन, इसमें से इसका अगर वेट देखूं तो 2 है, और इसका अगर हीलियम का वेट देखेंगे तो ये 4 है, तो भारी तो हीलियम है। हालांकि हीलियम भी हवा से हल्की होती, एयर से हल्की है, तो हीलियम का गुब्बारा भी ऊपर ही उड़ेगा और हाइड्रोजन का भी ऊपर उड़ेगा। तो जो मेन पर्पज़ है वो तो दोनों सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हीलियम को इस्तेमाल किया जाता है, उसका कारण क्या है। हीलियम को इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हीलियम नॉन इन्फ्लेमेबल होता है। नॉन इन्फ्लेमेबल मतलब जलेगा नहीं। पता चला कि गुब्बारा आपने ले लिया हाइड्रोजन का, आग लग गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए नॉन इन्फ्लेमेबल होने की वजह से हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ लाइटर देन H2, दिस इज़ नॉट करेक्ट, है ना। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट मतलब जो टिक करना है वो यही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट लिखा है क्योंकि लिखा है हाइड्रोजन से हीलियम हल्का है, ये गलत बात लिखी है ना। ये जो 3 स्टेटमेंट है सही हैं, और सही स्टेटमेंट जरूर पढ़ने चाहिए। हीलियम गैस कूल न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होती है, क्रायोजेनिक एजेंट होता है, और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बनाने में इस्तेमाल होता है। तो 3 इस्तेमाल मुझे हीलियम के मिल गए, और ये पूछे भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले आपको 2 प्रॉपर्टी जाननी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक टर्मिनल एल्काइन है, दोनों ही तरफ टर्मिनल है, तो इसमें टर्मिनल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। टर्मिनल हाइड्रोजन, या इसको बोलते हैं sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और sp कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन, या इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, जो आप बोलना चाहें, टर्मिनल, एक्टिव, sp से जुड़ा हुआ, एसिडिक। तो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है इसको सोडियम रिप्लेस कर लेता है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। तो जब इसका CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH3ONA का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर Na आ जाएगा। देखो हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह पर कौन आ गया, Na। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, एल्काइन की प्रॉपर्टी है। खूब बढ़िया से एल्काइन वाले क्रैश कोर्स में मैंने पढ़ाया था, हालांकि कोई बहादुरी नहीं है, क्रैश कोर्स में भी सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन भी सिलेबस से ही आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं C- और Na+ है, तो ये पहला फर्स्ट स्टेप पे तो ये बन गया नंबर 1 पे। अब ये जाके अटैक करेगा किसके ऊपर, ये अटैक करेगा एक कीटोन के ऊपर। अब आप ज़रा कीटोन की प्रॉपर्टी को भी जाने, कीटोन कैसा रिएक्शन देता है। यहाँ डबल बॉन्ड O लगा है और यहाँ भी क्या लगा है, डबल बॉन्ड O। एक तरफ कर देते हैं, दूसरी तरफ भी सेम ही होगा। तो आप जानते हैं कीटोन में ये वाला जो कार्बन होता है जो यहाँ पर है, ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिव वाला पोर्शन आके यहाँ पर लग जाएगा, और जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है वो यहाँ लगेगा, ONA बनेगा, बाद में OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखें फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट मिलने वाला है उसमें आपको क्या जोड़ देना है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
So what we are going to add, we will get a product like this. यहाँ पर देखो एक तो जुड़ जाएगा OH, वो जो ONA जुड़ा था वो तो OH बन जाएगा, और ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन था, दिस नेगेटिव विल बी अटैच टू दिस कार्बन, यानी C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जुड़ जाएगा। यही सेम प्रक्रिया दूसरी साइड में भी हो जाएगी, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा OH। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, C करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मान लो सवाल में कह दे कि इसका 1 मोल लिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 1 मोल लिया जाएगा तो एक ही साइड में जोड़ना, 2 मोल लिया गया है तो 2 साइड में जोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 का डिसोसिएशन कराया जा रहा है। तो देखो PCl5 का डिसोसिएशन हम जानते हैं क्या बनता है, PCl3 और Cl2। एक इक्विलिब्रियम दोनों साइड में चलेगा, गैसेस हैं। तो अब इसमें पूछा गया है कि कौन सी कंडीशन लगाएंगे। ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इसमें लगाया जाएगा, और ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से इसके लिए हाई प्रेशर अच्छा होगा या लो प्रेशर। तो देखो अगर आप प्रेशर को कम करेंगे तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर प्रेशर बढ़ रहा हो। आप यहाँ देखो इधर की तरफ मोल्स बढ़ रहे हैं, इधर 2 मोल है प्रोडक्ट की साइड में, 1 मोल PCl3 का, 1 Cl2 का, और इधर की तरफ 1 ही मोल है। मोल बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT। प्रेशर और n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो अगर प्रेशर मोल बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अगर मैं प्रेशर कम कर दूं तो रिएक्शन किधर की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, ताकि वो प्रेशर को बढ़ा सके। तो एक तो मैं लो प्रेशर को टिक करूँगा। दूसरी बात इसमें आप देखें, इसमें डेल्टा NG इज़ ग्रेटर दैन 0। डेल्टा NG क्या होता है तो आप जान लें, डेल्टा N या डेल्टा NG इज़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के 2 मोल है, रिएक्टेंट का 1 है, तो डेल्टा N 1 आ जाएगा। इट इज़ पॉजिटिव या ग्रेटर दैन 0। अगर ये 0 से ग्रेटर है तो डेल्टा H भी ग्रेटर दैन 0 होता है 99% केसेस में। डेल्टा H ग्रेटर दैन 0 है तो मतलब रिएक्शन कैसा हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन को हीट बहुत पसंद आती है, ये हीट खाता रहता है। तो आप जान लें एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या चाहिए आपको, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन ऑन हाइड्रोलिसिस। पहले तो लिख पाएँ इसको, ये बहुत बड़ी बात है। तो देखो ये बन गया प्रोपेन, यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया, ये बन गया 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है, हाइड्रोलिसिस। तो कुछ लोग हाइड्रोलिसिस टर्म से ही डर जाते हैं कि क्या किया जाए। नहीं जानते हो अगर हाइड्रोलिसिस, तो इसका मतलब जान लो, Cl हटाओ, बहुत जगह काम आ जाता है, टा नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, हटाओ, Cl हटाओ और OH लगाओ। बहुत जगह पे ये काम आ जाएगा कि आप Cl को हटा दें और OH लगा दें, दिस इज़ हाइड्रोलिसिस। अभी यहाँ Cl हटा के OH लगाओगे तो किस तरीके का बनेगा ज़रा देखो, CH3 तो ऐसे इधर था ऐसे ही रहेगा, कार्बन ये हो जाएगा, यहाँ पे CH3। नया क्या लगाया है, Cl हटा के OH, दूसरे रंग से लगा देते हैं ताकि दिखाई दे अच्छे से। यहाँ पे एक OH लग जाएगा, एक OH यहाँ पे लग जाएगा। अब देखो एक ही कार्बन पे 2 OH, OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, ऑन सेम कार्बन इज़ नॉट स्टेबल। एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, और ये बात तकरीबन सभी बच्चों को पता भी होती है। तो अब देखो इसमें से H2O निकल जाएगा, ये यहाँ से OH निकल गया और यहाँ से H निकल गया, तो क्या बचा हमारे पास फाइनली, CH3, C, यहाँ एक O बचा, यहाँ CH3 बचा। बॉन्ड बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड O लगाना पड़ेगा। इसका नाम क्या होता है, दिस इज़ कॉल्ड एसीटोन, इसको बोलते हैं एसीटोन। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, A विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो इस तरीके के सवाल खूब पूछे जाते हैं, लगभग हर साल ही पूछे जाते हैं। इसमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। मैं आपको बताता हूँ पहले क्या करना है। पहले नंबर पे क्या करना है, एक लाइन मुझे याद है, मैं उसी से सवाल को लगाऊंगा। देखो जिसका SRP ज़्यादा है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब मुझे ये बात पता चल गई, वो रिड्यूस होगा। अब इन दोनों में से कौन सा SRP ज़्यादा है, तो कुछ बच्चे 44 देखते कहते हैं सर 44 34 से ज़्यादा है, ये माइनस में है तो ये कम होगा, और ये 0.34 है तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो माइनस वाले को अगर मैं देखूं तो इट विल बी
तो सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि -0.44 और 0.34 में कौन बड़ी वैल्यू है, 0.34, तो किसका SRP ज़्यादा है, Cu/Cu+2 का SRP ज़्यादा है, तो ये रिड्यूस होगा। इसका मतलब ये Cu+2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनेगा, Cu सॉलिड बनेगा। अब इसके अलावा एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों हमेशा साथ साथ होता है, यानी सिर्फ एक चीज़ का होना पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ पर देखें, अगर आपने एक को डिसाइड कर लिया कि ये रिड्यूस होगा तो दूसरा पक्का है कि ऑक्सीडाइज होगा। तो आयरन अगर ऑक्सीडाइज होगा तो आयरन विल बी कन्वर्टेड इनटू Fe+2 और साथ में रिलीज़ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों रिएक्शंस को मैं जोड़ लूँगा तो मेरे पास फाइनल रिएक्शन क्या आ जाएगा, ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे तो इट विल बिकम Cu+2 प्लस आयरन और ये देगा मुझे Fe+2 और साथ में Cu। ये दोनों रिएक्शन को जोड़ने से मिला है। अब ये जोड़ने के बाद बच्चों इसमें हमको क्या लिखना रहता है, क्या चीज़ें हैं जो हम लिख सकते हैं। ये जो Cu+2 है ये क्या हुआ है, खुद ये रिड्यूस हुआ है, और अगर ये रिड्यूस हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयरन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज, और अगर कोई ऑक्सीडाइज होता है तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। नाउ हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि Cu+2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि Cu+2 ने ऑक्सीडाइज किया किसको, आयरन को, Fe को, या हम कह सकते हैं कि Fe ने रिड्यूस किया किसको, Cu+2 को। ये दो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो आप इसमें देखें दोनों कहाँ आपको मिल रहे हैं, तो ये मुझे डी ऑप्शन में मिल जाएगा, आयरन रिड्यूस Cu+2, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो सबसे पहले डिसाइड यही करना पड़ेगा कि SRP किसका ज़्यादा है, वो रिड्यूस हो गया, और अगर एक स्पीसीज़ रिड्यूस हो रही है तो दूसरी स्पीसीज़ को ऑक्सीडाइज करना है, और इसी से हम लोग आगे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, सीधे बी ऑप्शन है। ये एक नेम रिएक्शन है, याद करना है। एक्सचेंज ऑफ हैलोजन इसमें होता है। आप देखिए यहाँ पहले से ब्रोमाइड है, ये कन्वर्ट हो गया है आयोडाइड में, तो जस्ट इसको याद करना है, कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। नेक्स्ट इज 2 सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर मिक्सड इन फॉलोइंग मैनर। पहला है 480 ml ऑफ 1.5 m, दूसरा है 520 ml ऑफ 1.2 m। मोलैरिटी पूछी गई है, तो सवाल की लैंग्वेज पढ़ के ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिक्सिंग की गई है, तो M फाइनल V फाइनल इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2, ये लिखा जा सकता है। ये M1V1 वाली जो इक्वेशन है इसको इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ से हमको फाइनल मोलैरिटी क्या मिल जाएगी, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V फाइनल। पहली मोलैरिटी देखो कितनी दे रखी है, 1.5 इंटू वॉल्यूम दिया है 480, प्लस दूसरी मोलैरिटी दे रखी है 1.2 इंटू वॉल्यूम दिया है 520, डिवाइडेड बाई दोनों वॉल्यूम को जोड़ दो तो V फाइनल मिल जाएगा। यहाँ लिख देते हैं V फाइनल, दोनों को मिलाने के बाद V1 प्लस V2 हो जाएगा, तो इट विल बी 480 प्लस 520, तो ये कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, और ये नीचे 1000 हो जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी जो फाइनल मोलैरिटी आएगी वो आएगी 1.344। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट गिव्स स्टेबिलिटी टू लायोफिलिक कोलॉइड। लायोफिलिक कोलॉइड को क्यों स्टेबिलिटी मिलती है, तो सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग समझें। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लायोफिलिक। लायोफिलिक का मतलब होता है ऐसा कोलॉइड जो लिक्विड लविंग हो, यानी उसको जिस लिक्विड में डाला गया है वो उसको पसंद करता है। तो लिक्विड लविंग है, तो जो कोलॉइड का पार्टिकल होगा, दिस ब्लू कलर इज़ कोलॉइड पार्टिकल। ये जो कोलॉइड का पार्टिकल है, जब हम इसको मीडियम के अंदर डालेंगे तो मीडियम के अंदर जाने के बाद ये क्या करेगा, इसके चारों तरफ सराउंड कर लेगा। कौन, सॉल्वेंट का पार्टिकल इसे चारों तरफ से सराउंड कर लेगा।
जब सॉल्वेंट का पार्टिकल इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेगा तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पर आप जानते हैं सॉल्वेंट जो होता है उसको क्या कहा जाता है, सॉल्वेंट इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। तो यहाँ लिख देंगे डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल ने इसको सराउंड कर लिया है। अब आप देखें इसको अगर ये सराउंड कर लेगा डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर ये वाटर होता, डिस्पर्जन मीडियम अगर वाटर है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। अगर वाटर को छोड़ के दुनिया का कोई भी दूसरा सॉल्वेंट यूज़ किया गया है तो हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेशन। तो आप देखें अगर आप इसको सॉल्वेशन बोलेंगे तो सॉल्वेशन बाय डिस्पर्जन मीडियम विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 15। जो बोरॉन है वो 13th ग्रुप का मेंबर है। इसकी एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि बोरॉन एक कोवेलेंट सॉलिड है, इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज़ हाई। लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में देखें एक अच्छा सवाल, मैं इसको कह सकता हूँ थोड़ा अच्छा सवाल। सबसे पहले क्या कहा गया, एक कंपाउंड है C5H8। तो स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या देखेंगे, C5H8। अब अगर C5H8 को देखें तो इसका जनरल फार्मूला किससे मैच करता है, CnH2n-2 से। n की वैल्यू 5 होती तो 5 2 10 -2 8, यानी या तो ये एल्काइन होगा और या तो ये होगा एल्का डाईइन, यानी 2 पाई बॉन्ड होंगे एल्का डाईइन। अब ये दोनों में से कोई एक होने वाला है, या तो एल्काइन और या तो एल्का डाईइन, मतलब 2 पाई बॉन्ड होंगे। ये पहली लाइन से मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली। फिर इसमें लिखा है इट रिएक्ट्स विथ अमोनिकल AgNO3। तो ये जो AgNO3 होता है इसका रिएक्शन अभी हम लोगों ने एक जगह देखा था जहाँ ट्रिपल बॉन्ड हट के Na आ रहा था, बिल्कुल सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड हट के Ag आ जाता है। तो ये सिर्फ किसके साथ होता है, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली विथ टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड एकदम लास्ट में हो। तो देखो ये ऑप्शन से हट गया और ये भी ऑप्शन से हट गया। अब या तो ये आंसर करेक्ट होगा या तो ये आंसर करेक्ट होगा। फिर इसमें कहा गया है विथ एक्सेस ऑफ KMNO4। KMNO4 देंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड इट गिव्स दिस कंपाउंड। तो आप ज़रा इसमें से देखो बी वाला ऑप्शन में यहाँ बनाता हूँ CH3 होल ट्वाइस CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है बी वाला ऑप्शन। अब इस बी ऑप्शन में जब आप KMNO4 का रिएक्शन कराएंगे तो KMNO4 पता है इसको बीच से तोड़ देता है। और इधर देखो कितने, 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का एसिड बन जाएगा। तो इससे जो एसिड बनेगा वो इस तरीके का बनेगा CH3 होल ट्वाइस CH COOH, और यही एसिड बनाने के लिए कहा गया था। और इधर की तरफ ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा HCOOH में, जो कि फाइनली और ऑक्सीडाइज होकर CO2 बना सकता है। तो आप देखिए करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हर लाइन में कोई ना कोई हिंट था और उससे कुछ ना कुछ इन्फ्रेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 3 लाइन्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल कॉर्नर ऑफ एन FCC यूनिट सेल to meet the other corner such that they are found to pass through exactly one octahedral void only, फिर no voids, फिर octahedral void only, identify the line in the same order। तो आपको वो लाइन पहचाननी है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, पहले हम लोग यहाँ बना लेते हैं एक, अपने पास हम बनाते हैं ये, सो दिस इज़ अ क्यूब, और इस क्यूब के अंदर हम लोग बनाने जा रहे हैं FCC अरेंजमेंट। FCC अरेंजमेंट में आपको पता है कि एटम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे, और इसके अलावा एटम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फेस सेंटर पे। तो अभी फेस सेंटर वाला मैं नहीं बना रहा हूँ वरना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है वो। तो अभी मैं सिर्फ कॉर्नर के एटम बना रहा हूँ, फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। देखो इन्होंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में कहा है। तो 2 तरह की वॉइड्स होती हैं जिनको अपने सिलेबस में पढ़ा जाता है। एक वॉइड है हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, और जो दूसरा वॉइड है वो कौन सा है, द सेकंड वन इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
तो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दो तरह के वॉइड्स हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन पता होनी चाहिए कि लोकेशन कहाँ पर है। लोकेशन टेट्राहेड्रल वॉइड की कहाँ पर होती है बच्चों? दे आर प्रेजेंट जस्ट बेलो द कॉर्नर। अब बेलो लिखना उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख सकते हैं जस्ट बेलो कॉर्नर। कॉर्नर के जस्ट बाद प्रेजेंट होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये दो पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। एक तो ये प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पे, और दूसरा ये प्रेजेंट है कहाँ पर? एज सेंटर पर। ये दो लोकेशंस हैं। अब इन्होंने कहा है 3 लाइन बनाई गई है। पहली ऐसी लाइन है जिसमें एग्जैक्टली 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड ओनली, केवल एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड से मुलाकात हुई है, वो पहली लाइन है। तो अगर हम इसमें किसी भी एज के थ्रू चलें, मान लो मैं ये जो पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, अगर मैं एज के थ्रू चलूँगा तो मुझे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा, और वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मुझे कौन सा मिलेगा? दैट ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल बी द ऑक्टाहेड्रल वॉइड विच इज़ प्रेजेंट ऑन द एज। आप जानते हैं एज सेंटर पे क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, तो पहली लाइन मेरी कौन सी हो गई? पहली लाइन हो गई एज। तो 2 ऑप्शन मैंने तुरंत काट दिए। पहले अब या तो ए करेक्ट होगा या तो डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट लाइन में है नो वॉइड्स, कोई भी वॉइड नहीं मिली है नेक्स्ट लाइन में। तो देखो, अगर हम इसमें फेस सेंटर के थ्रू जाएं, फेस सेंटर के थ्रू अगर हम लोग इस पर फेस डायगोनल के थ्रू पास होते हैं, तो देखो फेस डायगोनल पे जाएंगे तो कोई भी वॉइड नहीं मिलेगी। ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है ये फेस डायगोनल है, तो इसमें आपको कोई भी वॉइड नहीं मिलेगी। इसका मतलब अब मेरा ऑप्शन दिखने लगा है, ए विल बी माई करेक्ट ऑप्शन। तीसरे नंबर पे इन्होंने जो लिखा है वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड ओनली, और उसके लिए इन्होंने लिखा है बॉडी डायगोनल। ये गलत बात लिखी है। ये बॉडी डायगोनल पे आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड ओनली नहीं मिलेगा, बल्कि टेट्राहेड्रल वॉइड भी मिलेगा। अगर आप बॉडी डायगोनल के थ्रू ट्रेवल करते हैं, मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, तो आपको एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा बॉडी सेंटर पे, और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी मिलेंगे। तो बॉडी सेंटर पे टेट्रा ऑक्टा दोनों मिलते हैं, लेकिन फिर भी आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन अगर मैं बेस्ट चूज़ करूँगा तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हालांकि इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब थोड़ा सा इसमें यहाँ पर और एडिशन होना चाहिए, तभी ये सही क्वेश्चन होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। बड़ा ही सरल सवाल है 18 नंबर क्वेश्चन। इतनी बड़ी कहानी मैं पढ़ूंगा, मैं एग्जामिनी होता तो ज़रूर पढ़ता, लेकिन अब चूँकि मैंने पहले पढ़ लिया है, तो पहला तो इसमें हिंट दिया है कि वो जब इस कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है तो 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड प्रोड्यूसेस 3 मोल आयन। तो सीधे सीधे पता चल जाता है यही करेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो 2 तो आपको Cl- मिलेगा, और साथ में आपको मिलेगा एक पूरा बड़ा सा बॉक्स, और इस बॉक्स में होगा CO, 5 इसके अंदर होंगे एमीन, और साथ में एक होगा NO2। तो 3 मोल ऑफ आयन्स आपको मिल जाएंगे। तो यहीं से आप सिर्फ इसको C टिक कर सकते हैं, और किसी में 3 आयन नहीं, इसमें 2 आयन मिलेंगे, इसके अंदर भी 2 आयन मिलेंगे, इसके अंदर भी 2 आयन मिलेंगे। फिर भी ये कह रहे हैं कि अगर आप इसमें AgNO3 डालेंगे तो आपको 2 मोल AgCl मिलेगा। ये सीधा सीधा हिंट है कि Cl की मात्रा 2 है। ये हिंट की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी अगर दे दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ आप देखो 2 Cl आपको बाहर मिल रहे हैं, और वही प्रेसिपिटेट होते हैं। ओनली दैट Cl इज प्रेसिपिटेटेड which is outside the coordination sphere। अब ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर क्या होता है? ये जो डब्बा बना के रखा गया है, दिस डब्बा इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट बनाते हैं, ये इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो इस डब्बे के बाहर जितने क्लोरीन होते हैं वही आयोनाइजेबल क्लोरीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ 0.1। अच्छा, इस सवाल को अगर मैं मान लो एग्ज़ाम में पढ़ूँ तो एसिडिक बफर लिखा हुआ मिलेगा, यानी सवाल बफर का है। बफर का सवाल है तो pH का फॉर्मूला पहले लिख लो। pH बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये फार्मूला होता है। pH आपको ऑलरेडी दे रखा है कितना? 4.5। pKa भी दे रखा है 4.2। हालांकि Ka देता तो थोड़ा सवाल और लंबा हो जाता। यहाँ लिखेंगे लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। इधर से घटाओगे तो 0.3 या बराबर कितना आ जाएगा? लॉग
सॉल्ट अपॉन एसिड, और 0.3 टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड, एंटी लॉग दोनों तरफ ले लो, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो 0.3 का एंटी लॉग लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का लॉग 0.3 होता है, तो 0.3 का एंटी लॉग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और लॉग का एंटी लॉग करोगे तो सिर्फ S अपॉन A बचेगा। S क्या है, सॉल्ट, अपॉन नीचे किसका कंसंट्रेशन है, एसिड का। अब इसके आगे देखो बच्चों क्या लिखेंगे, 2 इज इक्वल्स टू, सॉल्ट के मोल्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर सॉल्ट के इक्विवेलेंट्स भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्ट के मोलैरिटी भी लिखी जा सकती है। तो अभी मिक्स कर दिया गया है तो ये वाली मोलैरिटी तो डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोल यूज़ कर सकते हैं। तो देखो टोटल है 300 ml, 300 ml में से बेंजोइक एसिड पता नहीं कितना है, तो मान लेते हैं V है, लेट बेंजोइक एसिड इज़ V ml, ये मैं लास्ट में लिख देता हूँ, लेट बेंजोइक एसिड इज इक्वल्स टू V ml। तो सॉल्ट कितना हो जाएगा, 300 माइनस V ml। तो अब आप इसको कुछ नहीं करना है, सॉल्ट का ऊपर लिखना है तो कितना लिखेंगे, 0.2 इंटू 300 माइनस V, ये इसका वॉल्यूम लिख दिया, डिवाइडेड बाई एसिड का कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू V हो जाएगा। यहाँ पर जो 0.2 है इसकी जगह NTA ने जो सॉल्यूशन दिया 0.3 लिख दिया, मिसप्रिंट है, गलत है, तो उससे परेशान नहीं हो। हालांकि उनका आंसर करेक्ट आ गया है, जैसा कि आप लोगों का भी आ जाता है। तो अभी यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 300 बराबर 2V, तो V बराबर आ जाएगा 150 ml। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, B विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे जानकारी की बात क्या है, यहाँ सॉल्ट और एसिड के कंसंट्रेशन में आप मोल लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट्स लिख सकते हैं, मोलैरिटी भी लिख सकते हैं अगर मिक्सिंग ना की गई हो तो। ओके, सो लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 20। कुछ नहीं बताना है, टिशेंको रिएक्शन बोलते हैं इसको। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड को पहचान लो, दिस इज कॉल्ड टिशेंको रिएक्शन, तो याद करने की चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 21 में भी मुझे कुछ नहीं बताना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 21 भी याद करने वाला क्वेश्चन है। साइनाइड प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है किसके लिए, साइनाइड इज़ यूज्ड फॉर, दिस इज़ फॉर AU, लीचिंग के लिए इस्तेमाल होती है, गोल्ड की लीचिंग के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज फ्लोटेशन। तो फ्लोटेशन मतलब फ्रोथ फ्लोटेशन, पाइन ऑयल यूज़ किया जाता है। अगर आपने NCERT कभी देखी हो तो आप उसमें देख सकते हैं, पाइन ऑयल इज़ यूज फॉर फ्लोटेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन खूब पूछा जाता है एल्यूमिनियम के लिए, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज़ फॉर एल्यूमिनियम। एंड जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग किसके लिए यूज़ होती है, अल्ट्रा प्योर, प्योरेस्ट मेटल अगर आपको बनाना है तो आप जोन रिफाइनिंग पे ले जाएं। जोन रिफाइनिंग में डिफरेंट सॉलिबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटी इन मॉल्टन और सॉलिड स्टेट, ये इसका बेसिस होता है। तो आप इस हिसाब से अगर देखेंगे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, तो करेक्ट B ऑप्शन आ जाएगा इसमें। A के साथ 4, B के साथ 2, C के साथ 3 और D के साथ 1 मिलाया गया है। द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल। तो कार्बिनॉल वर्ड का मतलब समझे पहले, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्बिनॉल। कार्बिनॉल शब्द का मतलब होता है बच्चों कि एक कार्बन हो और इसके साथ OH जुड़ा हो। ये डेराइव्ड नेम सिस्टम में यूज़ किया जाता है। तो मैं क्या करूँगा, एक कार्बन लूँगा CH2, इसके साथ OH जोड़ दूँगा। अब इसमें मुझे आइसोप्रोपाइल को ऐड करना है। आइसोप्रोपाइल कैसे ऐड किया जाता है, कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, दिस इज़ कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। ये CH3 हो जाएगा, दिस इज़ ऑल्सो CH3 एंड दिस विल बी CH। थोड़ा सा अगर ढंग से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी, ओके, सो CH3 होल ट्वाइस CH, CH2 OH, यानी C करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। आप देखें यहाँ पर, अच्छा इससे बहुत मिलता जुलता A ऑप्शन भी है, थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का लग रहा है, बट प्रॉपरली इसको ढंग से इसका फॉर्मूला लिख लेना। एग्ज़ाम में ऐसी गलती करके आओ तो बाद में बहुत दुख होता है। तो CH2 OH है, इस बात का याद रखना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इलेक्ट्रिकल फर्नेस में सबसे ज़्यादा होता है हीट। याद करने का पॉइंट है, कुछ बताना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से सवाल पूछा गया है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, जो आपकी डी सबशेल है, डी सबशेल में कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 5 ऑर्बिटल होती हैं। जब कोई भी लिगेंड आता है
तो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती हैं, एक तो ऊपर की तरफ हाई एनर्जी वाला, एक नीचे की तरफ लो एनर्जी वाला। जो लो एनर्जी वाला होता है उसको बोलते हैं T2G, जो हाई एनर्जी है उसको बोलते हैं EG, और इनके बीच में जो गैप होता है दैट गैप इज कॉल्ड डेल्टा O। EG में आप देखें दो शब्द आ रहे हैं तो इसमें दो वाले को EG बोलना, T2G में तीन अक्षर आ रहे हैं तो तीन वाले को बोलना। अब इसमें देखो, अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है, ज़रा इस चीज़ को ध्यान से लिखें और इसको बोलें भी, जब एग्ज़ाम में आ जाए तो इसको बोलना कि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, ऐसे ही बोलना कि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। अब अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है सो पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, ये हमारे दिमाग में आ गया कि भाई पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगी, और अगर ये बात आपने ऐसे बोल दी एग्ज़ाम टाइम में तो गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब भरना शुरू करो एक एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे, दूसरा यहाँ भरे, तीसरा यहाँ भरे, चौथा इधर पेयरिंग कर दें, क्या पेयरिंग नहीं होगी तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, और EG में 1 इलेक्ट्रॉन है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों क्या करना है, ये जो वर्ड लिखा है आइडेंटिकल, डायस्टीरियोमर, इनेंशियोमर, इनेंशियोमर, ये सब निकालने के लिए कभी देख के आप नहीं बोल सकते, तो आपको देख के नहीं बताना है, इसका RS कन्फिग्रेशन बनाना मैंडेटरी हो जाता है। बिना RS कन्फिग्रेशन बनाए आप इसमें नहीं बता पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक का RS कन्फिग्रेशन बता देता हूँ, बाकी का आप RS कन्फिग्रेशन खुद से निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आई विल बी जस्ट टेलिंग यू वन एग्जाम्पल। यहाँ H लिखा है, यहाँ पे OH लिखा है, और यहाँ पे लिखा है H और यहाँ पे OH लिखा है, और इस जगह पे लिखा है COOH। अब जरा देखो कैसे करते हैं। पहले तो प्रायोरिटी के हिसाब से ग्रुप्स डिसाइड कर लेते हैं। इस कार्बन के लिए अगर मैं सोचूं तो पहली प्रायोरिटी पे ये हो जाएगा, सेकंड प्रायोरिटी पे ये हो जाएगा क्योंकि C के साथ डबल बॉन्ड O और O लगा यानी 3 ऑक्सीजन लगे, और थर्ड प्रायोरिटी ये हो जाएगा। अगर 1 प्रायोरिटी से 2 से 3 की तरफ चलेंगे तो आप देखो एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा हूँ, और हॉरिजेंटल पे मेरा 4th पोजीशन है। तो अगर हॉरिजेंटल पे 4th हो तो आपको ऐसे याद रखना है हार VCR, तो हॉरिजेंटल पे एंटी क्लॉकवाइज R होता है। तो यहाँ पर देखो एंटी क्लॉकवाइज आया है, हॉरिजेंटल पे है तो R कन्फिग्रेशन हो जाएगा। अब अगर मैं दूसरे नंबर पे दूसरे वाले कार्बन के लिए निकालना चाहूँ, इस कार्बन के लिए ग्रीन कलर से निकालना हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये हो जाएगा, सेकंड प्रायोरिटी ये हो जाएगा, और थर्ड प्रायोरिटी जो होगा वो ये कार्बन बनेगा। अब आप चलोगे तो 1 से 2 से 3 चलोगे तो देखो अब आप क्लॉक वाइज चल रहे हैं और ग्रुप हॉरिजेंटल पे ही है। तो हॉरिजेंटल पे जो क्लॉक वाइज प्रेजेंट होता है, अगर हॉरिजेंटल पे एंटी क्लॉक वाइज को R बोलेंगे तो हॉरिजेंटल पे जो क्लॉक वाइज प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों, S बोलेंगे। तो ये S कन्फिग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें एक तो हो गया R कन्फिग्रेशन, और दूसरा कौन सा कन्फिग्रेशन हो गया, S कन्फिग्रेशन हो गया। अब ये R और S कन्फिग्रेशन से ही हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा कैसा होगा। यहाँ पर अब मैं सबका कन्फिग्रेशन लिख देता हूँ, आप अपने से निकाल के सबका कन्फिग्रेशन लिखें। तो देखो यहाँ पे इसका R आया है और इसका कौन सा कन्फिग्रेशन है, S आया है। इसके बाद जो दूसरा है उसमें यहाँ पर R आया है, यहाँ पर S आया है, और जो तीसरा वाला है उसमें यहाँ पर R आया है, यहाँ पर भी R आया है, ये OH होगा। सो नाउ व्हाट टू डिसाइड, हाउ टू डिसाइड दैट व्हाट आर द रिलेशनशिप्स। देखो जो COO वाला कार्बन है वो यहाँ पर R है और वो कार्बन यहाँ पे S हो गया है। जो COH वाला कार्बन है वो यहाँ पर S है और यहाँ पर R हो गया है। तो A और B में कन्फिग्रेशन पूरी तरह से रिवर्स हो गया है। इसका मतलब A और B क्या है, इनेंशियोमर। देखो अगर सभी R S बन जाएं और सभी S R बन जाएं तभी हम लोग कहते हैं कि ये क्या होंगे, इनेंशियोमर्स होंगे। तो इनेंशियोमर कौन से हो जाएंगे, A एंड B विल बी इनेंशियोमर, तो D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रिलेशन बिटवीन B एंड C, तो B और C क्या हो जाएंगे, B एंड C दीज विल बी डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर क्यों हो गए, क्योंकि आप देखो एक कन्फिग्रेशन तो R का R ही रह गया, दूसरा S से R हो गया, तो B और C क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोमर। अगर पूछा जाए कि A और C क्या हो जाएगा,
ए एंड सी, अगेन दे आर डायस्टीरियोमर्स। तो इस तरीके से हम चाहें तो रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, अमंग द कॉम्प्लेक्स आयन गिवन बिलो विच इज़ एन आउटर ऑर्बिटल। तो आप जानते हैं आउटर ऑर्बिटल कौन होता है। आउटर ऑर्बिटल वो होता है जिसमें वीक फील्ड लिगेंड लगा हो। देयर मस्ट बी अ वीक फील्ड लिगेंड। और वीक फील्ड लिगेंड कैसे पहचाना जाता है? देखो, जिसमें लिगेंड में दो तरह के होते हैं, एक है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन डोनर है और एक है जिसमें ऑक्सीजन और हैलोजन डोनर है। अगर कार्बन और नाइट्रोजन डोनर है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा, और अगर ऑक्सीजन और हैलोजन डोनर है तो वीक हो जाएगा। ऐसे करके याद कर सकते हैं, या तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ तो सबसे अच्छा तरीका होता ही है इस बात को पता करने का। तो इसमें देखो वीक फील्ड लिगेंड कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास। वीक फील्ड लिगेंड इसमें CN साइनाइड में कार्बन डोनर है तो ये तो नहीं होगा वीक फील्ड। H2O है, ये भी है और ये भी है, ये तीनों वीक फील्ड हैं। तो इस वजह से तीनों ही कैसे हो जाएंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन इज नॉट शोन इन। किसमें डिसप्रपोर्शनेशन नहीं हुआ? तो सबसे पहले आप डिसप्रपोर्शनेशन की प्रॉपर्टी को समझने की क्या है। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब होता है, जैसे मेरे पास अगर मान लो H3PO3 है मेरे पास, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में देखूँ तो कितना आएगा? इट विल बी +3। और अगर ये H3PO4 बना और साथ में PH3 भी बना, तो आप देखो वही फॉस्फोरस का ही मॉलिक्यूल यहाँ +5 में पहुँच गया और यहाँ पे -3 में पहुँच गया। तो अगर सेम एलिमेंट इज़ ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है तो दिस इज़ ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे देखो वही सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? घटा है, तो रिडक्शन है। तो अगर सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हो, लेकिन इसमें सेम एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो सेम एलिमेंट का दोनों हो जाए, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो हम लोग बोलते हैं कि इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिसप्रपोर्शनेशन। इसमें आप देखो इस सवाल में अगर आप देखें तो यहाँ अमोनियम और NO3- ये किस स्टेट पे है? +5 स्टेट पे, और यहाँ पे भी किस स्टेट पे है? ये +5 स्टेट पे। NO3- में +5 स्टेट पे है और यहाँ पे आप देखें तो -3 स्टेट पे है। तो अलग अलग एटम्स हैं, देखो अलग अलग दोनों एटम्स हैं और ये दोनों ऑक्सीडाइज रिड्यूस होंगे, तो ये डिसप्रपोर्शनेशन नहीं है। यहाँ पर भी देखो दो अलग अलग एटम्स हैं, इसका मतलब ये भी डिसप्रपोर्शनेशन नहीं है। यहाँ पर आप देखो तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कितनी हुई है? +3, और क्लोरीन की -1 थी, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों नहीं हो रहा है, तो ये भी डिसप्रपोर्शनेशन नहीं है। अगर आप सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें जो डी ऑप्शन था वो था फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से कोई भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म व्हेन NaHCO3 सॉल्यूशन इज एडेड टू एक्वस FeCl3 सॉल्यूशन। तो FeCl3 सॉल्यूशन को अगर आप किसके साथ रिएक्ट कराओगे? NaHCO3 के साथ रिएक्ट कराओगे, तो आपको पता है ये जो NaHCO3 है ये कौन सी गैस देता है? ये CO2 गैस जरूर देता है, तो CO2 गैस रिलीज़ होगी, साथ में आयरन का हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाएगा, और NaCl बनेगा। अब इन तीनों में से आप चेक कर लें कौन नहीं बन रहा है, तो आयरन का बाइकार्बोनेट नहीं बनेगा। इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि बाइकार्बोनेट जो है वो CO2 गैस जरूर प्रोड्यूस करता है। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 29। इसका IUPAC नेम लिखना है। अब IUPAC नेम लिखने में आप देखो क्या है, ये CH2 और यहाँ पे है C, यहाँ Cl एंड Cl, और यहाँ पर CH के साथ 2 फिनाइल ग्रुप लगा दिए गए हैं, तो ये मैं लिख दूंगा एक फिनाइल ग्रुप लग गया है और यहाँ दूसरा फिनाइल ग्रुप लगा है। तो फिनाइल ग्रुप को आपको पता है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काउंट किया जाता है। तो अब इसमें मैं नंबरिंग किधर की तरफ से शुरू करूँ?
तो नंबरिंग का रूल आपको पता है, जिधर ज़्यादा लोकेंट आते हैं उधर से नंबरिंग शुरू की जाती है। अगर मैं 1 नंबर यहाँ पर देता हूँ तो 1 नंबर पे मुझे कितने लोकेंट मिल जाएंगे, 3 क्लोरीन मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ 1 नंबर दूंगा तो मुझे 2 ही लोकेंट मिलेंगे। तो मोर नंबर ऑफ लोकेंट जहाँ पर मिल रहे हों वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर इधर की तरफ हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा। अब नाम बहुत आसान है इसका लिखना, नाम हो जाएगा 111 ट्राईक्लोरो, 111 ट्राईक्लोरो। और फिर इसके बाद क्या होगा, 33 डाईफिनाइल। यहाँ देखो इसके बीच में इस तरीके से गैप करेंगे, 33 डाईफिनाइल। एंड देन आफ्टर नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। 33 डाईफिनाइल प्रोपेन विल बी द करेक्ट नेम। नंबरिंग सोचनी थी कि किधर से स्टार्ट करना है, क्योंकि वही दोनों ऑप्शन ही दिए थे। एक ऑप्शन दिया था 11 डाईफिनाइल यहाँ पर। तो आप देखो इस 2 तरह के ऑप्शन में आपको वो चूज़ करना है। नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर ज़्यादा लोकेंट को कम मिल रहा हो। लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 30। मिनीमाटा डिजीज़, वेरी पॉपुलर बायो का क्वेश्चन है। मरकरी वेस्ट जो होता है उससे मिनीमाटा डिजीज़ हो जाती है, तो दिस इज़ नॉट अ, ये याद करने का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज XCF6 की हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोला गया। तो ये NCERT का रिएक्शन है। जब आप ग्रुप 18 पढ़ेंगे P ब्लॉक में तो आपको ये एक ही रिएक्शन जीनॉन के फ्लोराइड का दिया गया है, ओनली 1 रिएक्शन, एंड दैट इज़ हाइड्रोलिसिस। तो ये रिएक्शन आप देखें, XEF6 साथ में कितने H2O जुड़ेंगे, 6 H2O जुड़ेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, एंड दिस विल फॉर्म 2XeO3 और साथ में जीनॉन और साथ में 12 HF बनेगा। मेरा ऐसा मानना है कि इस रिएक्शन को याद ही रखना चाहिए, वहाँ बहुत बैलेंस करने की जरूरत है। टोटल रिएक्शन ही कितने हैं, इस तरीके के 40-50 ही होंगे मैक्सिमम, तो प्रैक्टिस में ही ले आओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा नीट निकालने के लिए। और दूसरी बात है कि वाटर ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं करता, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, XeO3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट। तो आपको पता है अगर आपने बेंजल्डिहाइड लिया है, नाउ दिस वन इज बेंजल्डिहाइड, तो आप जानते हैं अगर इसका एक ऑक्सीडाइज हो गया और एक रिड्यूस हो गया, तो जो रिड्यूस हुआ वो क्या बना, दिस हैज़ बिकम CH2OH बेंजाइल अल्कोहल, और जो ऑक्सीडाइज हो गया वो बन गया सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो दिस विल बी COONA। और इस तरीके का जो रिएक्शन होता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन। और कैनिजारो रिएक्शन कब होता है, व्हेन नो अल्फ़ा हाइड्रोजन इज़ प्रेजेंट। नो मतलब अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। तो ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है, इसीलिए बेंजल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 पे ग्रीनिश येलो गैस। तो अगर आपने NCERT पढ़ा है तो तुरंत जान जाएंगे ग्रीनिश येलो कौन होता है, Cl2 इज़ ग्रीनिश येलो। बाकी गैसेस के भी अगर आप कलर जाने तो आप कलर जान सकते हैं सभी गैस का, NCERT में आपको बताया गया है। फ्लोरीन जो है वो लाइट येलो कलर का होता है, दिस इज़ ऑफ लाइट येलो कलर। क्लोरीन जो है आपके पास वो ऑब्वियसली मैंने बता ही दिया कैसा कलर होता है, ग्रीनिश येलो कलर होता है। और ब्रोमीन का कलर जो है वो सबको याद रहता है, ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन है। और आयोडीन का कलर भी याद रहता है, आयोडीन इज़ वॉयलेट इन कलर। अभी ग्रीनिश येलो बोला गया है तो Cl2 गैस हो गई। दूसरा बोला गया है एक हैलाइट है जो कि इस्तेमाल किया जाता है फायर वर्क और सेफ्टी मैचेस में। तो कौन सा हैलाइट यूज़ किया जाता है, पोटेशियम हैलाइट को इस्तेमाल किया जाता है, KClO3। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, B विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि पोटेशियम हैलाइट इज़ यूज्ड इन फायर वर्क एंड सेफ्टी मैचेस। लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 34। सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस गिव्स अ ब्लड रेड कलर विथ FeCl3। वेरी पॉपुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी पढ़ाया जाता है। FeCl3 से हमें क्या मिल जाएगा, Fe+3। और Fe+3 का जो कॉम्प्लेक्स होता है किसके साथ, SCN के साथ, थायोसाइनेटो के साथ, ये कौन सा कलर देता है, ब्लड रेड कलर देता है। इसीलिए मैंने ब्लड रेड कलर से लिखा भी है।
तो ब्लड रेड कलर देगा। तो ये कौन दे सकता है इस टेस्ट का प्रेजेंस? सल्फर एज वेल एज नाइट्रोजन। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज Fe का SCN के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है Fe+3 का, दैट फॉर्म ब्लड रेड कलर। ये याद रखना है बच्चों, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 35, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन ऑफ एसिटिक एसिड विथ मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो एस्टरिफिकेशन का ऑर्डर आपको बताना है। तो एस्टरिफिकेशन में आप जानते हैं एसिटिक एसिड है CH3COOH। ये जब रिएक्ट करने के लिए जाएगा तो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल है CH3OH। दूसरा कौन सा है? इथाइल अल्कोहल, विच इज़ इथाइल अल्कोहल C2H5OH। इसका मैकेनिज्म अगर देखें तो ये H+ पहले एक्ट करने के लिए जाता है। तो अगर इस तरीके का रिएक्शन होगा तो जितना कम एल्काइल रेडिकल होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा। तो आप देखें +I यहाँ कम है, फिर इसमें और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फोर्थ में सबसे ज़्यादा। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, एन अननोन कंपाउंड ए डिसोसिएट्स एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड और वो प्रोड्यूस करता है B, C और D। वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज 50 व्हेन इट डिसोसिएट टू द एक्सटेंट ऑफ 10%। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड ए? ये आपको बताना है। एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला हम लोगों को याद रखना है, दैट इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाया जाता है इसको। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम कनेक्ट कर सकते हैं, इसको अल्फ़ा से लिखते हैं। अल्फ़ा बराबर हो जाता है कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन n-1 इंटू D। तो ये फार्मूला है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सवाल में आपको क्या दे रखा है? वेपर डेंसिटी आपको निकालनी है, और ये जो स्मॉल d है ये आपको दिया है 50। स्मॉल d इज़ गिवन 50। व्हाट इज़ स्मॉल d? इक्विलिब्रियम मिक्सचर की जो वेपर डेंसिटी होती है वो होती है स्मॉल d, दैट इज़ 50। और एक्चुअल जो वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन है उसको बोलते हैं कैपिटल D। तो कैपिटल D आप कह सकते हैं बिफोर डिसोसिएशन की डेंसिटी है, और जो स्मॉल d है वो आफ्टर डिसोसिएशन है, या इसको ऑब्जर्व्ड भी बोल दिया करते हैं। अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना रह गया। अल्फ़ा 1/10 दे रखा है, 0.1। 10% को बेटा 100 से जरूर डिवाइड करना। 10% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, 100 से डिवाइड करो, 1/10 आ जाएगा। 1/10 इज इक्वल्स टू कैपिटल D माइनस 50 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू देखो कितना हो जाएगा। प्रोडक्ट में कितने मोल हैं? n बराबर होता है मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस मोल्स इन रिएक्टेंट। तो आप देखो NP माइनस NR, तो ये कितना हो जाएगा? मोल्स इन प्रोडक्ट कितने हैं? 3 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास D कितना आ जाएगा? 60। वेपर डेंसिटी तो मेरे पास कितना आ गया? 60। मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 से गुणा कर दें वेपर डेंसिटी को 60, 120 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट का करेक्ट आंसर ए होगा। इस क्वेश्चन से मुझे अगर कुछ सीखने को मिला तो वो है ये फार्मूला, और इस फार्मूले में सब कुछ पता होना चाहिए। और एक ही चीज़ है जो पता करनी है मेनली, वो है कैपिटल D और स्मॉल d में अंतर। कैपिटल D क्या होता है? वेपर डेंसिटी दोनों ही हैं, बट कैपिटल D बिफोर डिसोसिएशन है और जो स्मॉल d है वो आफ्टर डिसोसिएशन है। क्वेश्चन नंबर 37, द रिएक्टेंट X इन द रिएक्शन। अब इसमें देखो X पूछा गया है, सिनेमिक एसिड बना है और X के बारे में पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि बेंजिल्डिहाइड को जब रिएक्ट कराते हैं तब सिनेमिक एसिड हमको मिलता है। सो दिस विल बी बेंजिल्डिहाइड, और बेंजिल्डिहाइड को हम रिएक्ट कराएंगे CH3COONA और साथ में CH3CO होल ट्वाइस O। तो हमें कौन सा एसिड मिलेगा? वी विल गेट सिनेमिक एसिड। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी CHO, दैट इज बेंजिल्डिहाइड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और इस रिएक्शन का नाम भी बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए। रिएक्शन का नाम होता है परकिन रिएक्शन।
द नेम ऑफ रिएक्शन इज पर्किन रिएक्शन। ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 याद करने वाला है। रेडियस रेशियो r प्लस अपॉन r माइनस, अगर ये 0.155 से लेकर 0.225 तक है तो कौन सा वॉइड होगा? ट्रायंगुलर वॉइड होगा। अगर 0.225 से रेंज कर रहा है 0.414 तो कौन सा होगा? दिस विल बी टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर इसकी रेंज है 0.414 से लेकर 0.732 तक तो ये होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और अगर इसका रेंज हो 0.732 से लेकर 0.99 तक तो इसमें कौन सा वॉइड प्रेजेंट होगा? द वॉइड विल बी क्यूबिकल वॉइड। तो ये चारों रेंज याद करनी है। सॉलिड स्टेट का एक अच्छा सवाल है ये, और चारों रेंज याद होनी चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढते हैं। पहला है रॉबर्ट्स लॉ स्टेट दैट वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ओवर अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो हम जानते हैं PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। ये रॉबर्ट्स लॉ बताता है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला ICST होता है वेयर M इज मोलैरिटी। तो M तो इसमें लिखा नहीं है, C लिखना चाहिए था, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। NTA ने भी इसको मिसप्रिंट ही करके दिया था, लेकिन ठीक है, फिर भी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो ये फॉल्स नहीं होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ईच कंपाउंड। ईच कंपाउंड के आगे लिखा था BaCl2, फिर लिखा था KCl, और फिर लिखा था नेक्स्ट इज CH3COOH। अगर आप इन तीनों में देखें बच्चों, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो वी कैन से ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम लिखें, आयन लिखें, या फिर मॉलिक्यूल लिखें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ 3 होंगे डिसोसिएशन के बाद, एक Ba और 2 क्लोरीन, यहाँ 2 होंगे, यहाँ 1 होंगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा BaCl2 का होगा, और उसके बाद KCl का होगा, देन आफ्टर CH3COH का होगा। तो इससे हमको क्या पता चला बच्चों? इससे ये पता चला कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। डी वाला जो ऑप्शन था वो था नन ऑफ दीज, और वही करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो डी करेक्ट आंसर होगा 39 का। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं बच्चों। 34 याद करने की बात है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपसे पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो होता है जिसके अंदर ग्रुप्स फ्री ना हो, तो थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका डायग्राम नहीं बनाना जानते हैं तो आई विल डिस्कस इट इन अ सेपरेट वीडियो, बिकॉज उसको बताने में टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। इन द कैनिजारो रिएक्शन गिवन बेलो, इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होता है? कैनिजारो में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है या जो स्लोएस्ट स्टेप है वो क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड का ट्रांसफ़र होना ही सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है। और आप जानते हैं हाइड्राइड ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है? हाइड्राइड ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पे हाइड्राइड का ट्रांसफ़र होता है, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है बिकॉज इट इज़ अ स्लो स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो ये मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। वी कैन सी हेयर मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें जो स्लोएस्ट स्टेप है वो कौन सा होगा? दैट विल बी ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्राइड। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा? तो बाईफिनाइल वालों में नियम क्या होता है? देखो, बाईफिनाइल में ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? जब व्हेन बल्की ग्रुप आर प्रेजेंट, व्हेन ग्रुप्स आर बल्की। तो अभी आप देखो इसमें बल्की ग्रुप किस में प्रेजेंट है? यहाँ देखो बल्की ग्रुप प्रेजेंट है,
और एक पे ही दोनों सेम नहीं होने चाहिए। तो देखो दोनों अलग अलग भी हैं, तो ये जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इसमें ये ड्यूटेरियम और फ्लोरीन ये कैसे ग्रुप हैं, दे आर स्मॉल ग्रुप्स, तो ये कैसा हो जाएगा, एक ही प्लेन में आ जाएगा, तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाएगा। और प्लेनर कभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता है। इसमें आप देखो इसकी शर्त क्या थी, दोनों सेम लगे हुए हैं, सेम लगना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। पूछा गया है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अरेंज करें। यहाँ देखो Fe+2 है, Fe+2 आयरन है, तो 4s2 3d6 कन्फिग्रेशन होता है, यहाँ हो जाएगा 3d6 कन्फिग्रेशन। वीक फील्ड लिगेंड लगा है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो 3d6 अगर मैं बना लूँ यहाँ पर, तो 3d6 किस तरीके से बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4, n = 4 आ जाएगा। दूसरा है FeCN6, यहाँ पर +3 पे है, Fe+3 है, तो अब कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3d5, और 3d5 में आपको पता है फोर्स पेयरिंग भी हो रही है, क्योंकि Cn- है तो फोर्स पेयरिंग भी होगी। फोर्स पेयरिंग करके अगर हम इलेक्ट्रॉन बनाएं तो इट विल बी 1 2 3 4 एंड 5, तो n बराबर हो जाएगा 1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बच जाएगा। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर क्या है, FeCN6 और यहाँ 4- है, यानी Fe+2 में है, तो अगर मैं Fe+2 लिखूँगा तो इट विल बी 3d6, और जब इसकी पेयरिंग हो जाएगी, फोर्स पेयरिंग हो जाएगी, तो आपको पता है कि फोर्स पेयरिंग होने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन को पेयर कर सकते हैं, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 3। मैंने कैसे डिसाइड किया कि फोर्स पेयरिंग होगी, क्योंकि Cn इज़ द लिगेंड। और थर्ड है Fe+3 है, +3 का मतलब क्या है, 3d5, और वीक फील्ड लिगेंड है, यानी पेयरिंग नहीं होगी। तो अगर पेयरिंग नहीं होगी, ये मैं फोर्थ वाले का लिख रहा हूँ यहाँ पर, थर्ड वाले का मैंने बनाया यहाँ पर, ये है यहाँ और ये है यहाँ पर। तो 3d5 को बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच आ जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 5। अब अरेंज करना बहुत आसान हो गया है। सबसे ज़्यादा हो जाएगा फोर्थ में, फिर फोर्थ के बाद किस में आ जाएगा बच्चों, थर्ड में, थर्ड के बाद किस में आ जाएगा, फर्स्ट में, और फर्स्ट के बाद फिर किस में आ जाएगा, सेकंड में सबसे कम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें से, ओके, सो आउट ऑफ द गिवन वन, ओके, यहाँ मैंने ये n बराबर 3 लिख दिया है, ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ n बराबर 0 हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो जाएगी, तो ये इस तरीके से नहीं बनेगा, ये गलत लिख दिया बच्चों मैंने, इसको सही करना पड़ेगा। सो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, और मैं रिकॉर्ड करते करते थक भी गया हूँ अब, हालांकि 2 क्वेश्चन बचे हैं। सो n = 5। अब देखो n बराबर 0 है यहाँ पर, तो अब अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, फोर्थ, फोर्थ के बाद आएगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद आएगा सेकंड, सेकंड के बाद आएगा थर्ड। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, SiH3n, चित्र बनाते हैं। सबसे पहले n है, लोन पेयर है, सिलिकॉन SiH3, इसको बोलते हैं सिलाइल, ट्राई सिलाइल एमीन बोलते हैं इसको। 3 SiH3 लगा रखे हैं। ये जो 3 SiH3 हैं, इसमें आपको पता है सिलिकॉन के पास एक खास सुविधा उपलब्ध है। सिलिकॉन के पास होता है वैकेंट d ऑर्बिटल, क्योंकि ये किस पीरियड का मेंबर है, वैकेंट d ऑर्बिटल, दिस इज़ द मेंबर ऑफ थर्ड पीरियड, सो 3d इसके पास वैकेंट होगा। अब इस वैकेंट ऑर्बिटल में ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, पेयरिंग कर देता है, तो ये जो बॉन्ड होता है ये पार्शियली डबल हो जाता है। नाउ दिस विल बी अ पार्शियली डबल बॉन्ड। दोबारा से इसको बना के दिखाता हूँ, आप देखें इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। दिस विल बी पार्शियली डबल इन नेचर बिकॉज ऑफ डोनेशन, तो ये पार्शियली डबल हो जाएगा। अगर ये पार्शियली डबल हो जाएगा बच्चों, तो आप देखो, अब लोन पेयर तो आप गिनोगे नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, sp2 होगा, तो शेप कैसा बन जाएगा, प्लेनर, और लोन पेयर अवेलेबल नहीं रह गया तो बेसिसिटी भी कम हो जाएगी, तो इट विल बी प्लेनर एंड लेस बेसिक,
देन CH3 होल थ्रेड। अगर यहाँ CH3 होगा तो ऑब्वियसली वैकेंट डी नहीं होगा, तो वहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल भी रहेगा। लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है, एक वीक एसिड है, डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी K दिया है 10 × 10⁻⁴ यानी 10⁻³ हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका पूछा गया है फॉर इट्स रिएक्शन विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वीक एसिड में कोई एक ले लेता हूँ, CH3COOH, इसका स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराते हैं NaOH। तो आपको पता है क्या बनेगा, CH3COONA बनेगा और साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो बच्चों ये जो है ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, बफर वाले में पढ़ते हैं। बफर में जब एसिडिक और बेसिक बफर का डेरिवेशन करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं, और वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि K इक्विलिब्रियम जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू KA/KW आएगा। चाहे तो हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं, बट सीधा ही याद रखें तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। K इक्विलिब्रियम आपसे पूछा गया है, Ka दिया गया है 10⁻³ और KW की वैल्यू क्या होती है, KW इज इक्वल्स टू होता है बच्चों, KW इज 10⁻⁻14। ऊपर जाएगा +14 बनेगा, 10⁻11 आ जाएगा। सो 10⁻11 कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, 14 - 3 विल बी 11। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा इसमें से। हालांकि ये जो 10 × 10⁻⁻4 लिखा है ये इन लोगों ने क्या कंसीडर कर लिया है, इसको 1 × 10⁻⁻4 कंसीडर कर लिया है, इस वजह से इन्होंने आंसर डी दे दिया है। तो ये मिसप्रिंट है, गलत है। तो अभी पेपर सॉल्व करके हमको 3 क्वेश्चन गलत मिल गए। टोटल 45 में से 3 क्वेश्चन थे जो गलत थे, ये भी उन्हीं में से एक है। 10⁻11 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये हमारा NTA का पेपर हो गया बच्चों। देखो मेरा ये मानना है कि आपको इस पेपर को खुद अटैम्प्ट करना चाहिए, लेकिन हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं होता है। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसका पूरा सिलेबस तैयार नहीं है, और फिर वो अपनी तैयारी बेसिक तैयारी करे या फिर NTA का पेपर अटैम्प्ट करे, ये सारे बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। तो इस सब कन्फ्यूजन में हम लोगों को क्या करना है बच्चों, इन सारे कन्फ्यूजन से दूर होने के लिए ही हम लोगों ने मैंने इस पेपर का सॉल्यूशन करने का डिसीजन लिया है। और इसका जो सॉल्यूशन करेंगे उसमें आपको क्या करना है, अगर आप एकदम बेसिक स्टूडेंट हो और आपका पूरा केमिस्ट्री तैयार नहीं है, या आप इसमें 30 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हो, 20 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हो, तो आप एक काम करें, मैं रोज़ एक पेपर का सॉल्यूशन डालने की कोशिश करूँगा। पूरा वचन तो नहीं दे रहा हूँ, पर रोज़ एक पेपर आएगा। तो आप क्या करो, आप केमिस्ट्री में आप कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत थ्योरी और पढ़ो और रोज़ का पेपर समझने की कोशिश करो। डेली NTA का जो 1 पेपर आएगा बच्चों, डेली 1 पेपर, तो 45 क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं उसको आसपास के जुड़े कॉन्सेप्ट्स और सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। तो उसमें जो फार्मूला या जो कुछ भी है, तो आप इसी को सीखते चलें, रोज़ एक पेपर को सीखते चलें, तो आपका 35+ क्वेश्चन श्योर सही हो जाएगा, जो कि सिलेक्शन भर के लिए ज़रूर अच्छा है। तो और जो बच्चे ऑब्वियसली जिन बच्चों को आता है और उन्होंने पेपर को अटैम्प्ट किया था, तो वो तो जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो उसी क्वेश्चन को देख लें, बाकी क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बेसिक बच्चे हैं उनका भी बहुत ज़्यादा भला हो सकता है। रोज़ एक पेपर आप फास्ट स्पीड में 2x स्पीड में लगा के देख लिया करो, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आज पहला पेपर मैंने किया है, जैसे आपके सजेशन, आपका फीडबैक रहेगा, उस हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस। अगर आपको कोई सजेशन या कोई चीज़ जाननी है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।